दिल्ली फसाद केस की समाअत कर रहे और बीजेपी के लीडरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का हुक्म देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मुरलीधर के आधी रात को हुए तबादले पर सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र के वजीर जितेंद्र आव्हाड ने जस्टिस मुरलीधर के तबादले को सियासी साजिश और अदालती उमूर में मरकजी हुकूमत की मुदाखलत से ताबीर किया है। ये आज नहीं देखा जा रहा, पिछले 5 सालों में कई ऐसे जजेस का तबादला हुआ है जिन्होंने इस सरकार के खिलाफ अपना मत व्यक्त किया है। अगर इस देश में जो लोग विचारधारा के खिलाफ बात करते हैं उनको देशद्रोही ठहराया जाता है, ब्यूरोक्रेसी के तबादले करके उनको शांत किया जाता है, और अब जिस व्यवस्था के हाथ में इस देश की पूरी बागडोर है, लोगों का विश्वास है कि हम संविधान की रक्षा करते हैं, ऐसे न्यायालयीन प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले न्यायाधीशों का भी अगर तबादला होता है तो मुझे लगता है ये धोखे की घंटी नहीं घंटा बज रहा है। 12 तारीख को हो गया तो कॉलेजियम का ये कहना था कि उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। ऐसा है कि इंटरफियरेंस हो रहा है, इससे तो अब कोई इनकार नहीं कर सकता है। हमारा यह कहना है कि जुडिशियल इंटरफियरेंस ऑफ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, जो खुद गोगोई ने कहा था, आपको याद होगा कि 23 जनवरी 2015-16 में जब गोगोई, चलमेश्वर, कुरियन ऐसे 4 न्यायाधीशों ने कहा था कि कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल अथॉरिटी भी इसमें इंटरवीन कर रहा है, मुझे शंका है कि आज भी वो स्थिति कायम है। मुझे लगता है कि गोगोई साहब ने अब इसके ऊपर बात करना चाहिए। मुंबई से मुत्तसिल थाने में एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी को इजलास की इजाजत नहीं मिली है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर थाने पुलिस ने यह फैसला लिया है। ये रैली सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ होने वाली थी, जिसकी इजाजत नहीं दी गई। आज शाम 6 बजे ये रैली होनी थी। कौन सी भी पार्टी रहे, इस देश की सुरक्षा इम्पोर्टेंट है। पुलिस के ऊपर भरोसा रखने की आवश्यकता है, क्योंकि पुलिस सरकार का नहीं होता है, किसी पार्टी का नहीं रहता है। लॉ एंड ऑर्डर रख के इस देश के नागरिक को सुरक्षा देना यह उनकी जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है इसी तरह भड़काऊ भाषण करने वाले लोग रहेंगे तो मुझे लगता है कोई भी रहे उसको परवानगी देके समाज का सलोका बिगड़ना नहीं चाहिए। शहरियत कानून को लेकर मुल्क भर में मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी है। इसी दरमियान एनपीआर लाया गया, जिसे बज़ाहिर मर्दमशुमारी बताया जा रहा है, लेकिन इसमें जायद कॉलम और पूछे गए जायद सवालात पर न सिर्फ शहरियों को एतराज़ है बल्कि कई रियासतों ने भी एतराज़ पेश किया है, जिसके पेश नज़र महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरियती शहर मुमरा में एक मशावरती मीटिंग मुनक्किद की गई और ये तय किया गया कि पहले एनपीआर का ही मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया जाएगा। पहले मुमरा की सतह पर एक कमेटी तश्कील दी जाए जो इन सारे कामों को तरतीब के साथ और तंजीम के साथ करे। इसलिए मुमरा के तमाम लोगों की एक कमेटी और उसके बाद मोहल्लावार जो है लोगों की जिम्मेदारियां देने का काम जो है वो आज डिसाइड किया गया। बहुत सारे मशवरे भी आए हैं और इंशाल्लाह जैसे सोसाइटियों में बैनर लगाना, सोसाइटीज़ में पोस्टर्स लगाना, लोगों तक बात पहुँचाना और इसके लिए अवामी मीटिंग करना, इसके ताल्लुक से भी मशवरा है। इंशाल्लाह ये जो सिलसिला जो है कल से शुरू हो जाए। एक्चुअली आज जो यहाँ पर मीटिंग हुई है तो एनपीआर के अगेंस्ट हुई है और यहाँ पर हम लोगों ने मीटिंग के दौरान पूरा एक राय पर पहुँचे हैं कि हम लोग सरकारी दबाव बना के एनपीआर को ही कैंसिल करवाएंगे। हाँ, एनपीआर कैंसिल करवाने के लिए जो भी स्टेप्स लेनी पड़ेगी उस स्टेप को लेने के लिए हम लोग यहाँ जमे थे स्ट्रेटेजी प्लानिंग के हिसाब से। हम लोगों का अवेयरनेस हम लोग कर रहे हैं, हिंदू इलाकों में भी कर रहे हैं कि भाई सबको बता रहे हैं कि आप लोग इस गलतफहमी में मत रहिए कि इससे सिर्फ मुसलमान इफेक्टेड होंगे, इसमें हर कौम इफेक्टेड होगी। अगर हम लोग समझा के दिखा भी रहे हैं कि भाई ये ना आसाम में जिस तरह से हुआ है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो हुआ है ये हिंदू लोगों के ऊपर ही हुआ है। क्योंकि आप देखोगे एससी एनटी के लिए तो एक एट्रोसिटी का कायदा बना हुआ है। अगर कोई शख्स जाता है उनको ज़बरदस्ती करता है तो उनके ऊपर एट्रोसिटी कायदे के मुताबिक तो केसेस रजिस्टर होते हैं। उनमें तो बेल का भी प्रोविज़न हटा दिया अभी तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया, महाराष्ट्र सरकार ने भी कायदा बना दिया 89 डाल के, मगर मुसलमानों के लिए तो कोई कायदा नहीं है। और साफ वाज़ेह तौर पर सरकार ने कह दिया इसमें कि भाई इसमें मुसलमानों का नाम ही नहीं है, सिर्फ शेख कमेटी का नाम है। तो भाई जब मुसलमानों का नाम ही नहीं है तो ये आप इनका एनआरसी और एनपीआर कर क्यों रहे हो? आपने नाम ही नहीं दिया उसमें तो कर क्यों रहे? आपने खुद ही हमको अलग कर दिया है, तो हमारे साथ एनपीआर और एनआरसी करने का सवाल ही नहीं आता। दिल्ली तशद्दुद का असर मुंबई के शाहीन बाग पर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। 1 माह का अरसा मुकम्मल होने के बावजूद मुंबई शाहीन बाग का एहतजाज
नागपाड़ा जंक्शन अरबिया होटल के करीब अपनी रफ्तार के साथ जारी है। मुंबई शाहीन बाग में मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों की खवातीन एहतजाज में शामिल होती हैं। एहतजाज की क़यादत खवातीन कर रही हैं और पुरअमन तरीके से अपने मुतालबात पेश करती हैं। अभी इनमें काफ़ी हिम्मत आ चुकी है और जो अभी ये काम कर रही है, ये काम एक सोनेरी लफ्जों में लिखे जाने वाला काम है। ये एक मुल्क की आज़ादी का ये सेकंड पार्ट है। हमने देखिए क्या इसके बारे में ये कहूँगा मैं कि जब ये बैठे थे खातून ने तो कुछ हमारे पॉलिटिकल लोगों ने कुछ स्टार्टिंग में सपोर्ट किया था, लेकिन फिर बाद में अपने अपने अल्टरनेटिव मोटिव से 2 बार इसको उठाया गया था, लेकिन ये लोगों ने उठने से मना किया कि हम उठेंगे नहीं। अब उनका मफाद क्या था उनको जाने। हम लोग सिर्फ अमन के लिए यहाँ बैठे हैं। पूरे मुल्क में हम अमन, चैन, सुकून चाहते हैं और कुछ नहीं। ये काले कानून हटा दीजिए, हाँ, क्योंकि स्टेटमेंट्स बदलते रहते हैं। हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके स्टेटमेंट बदलते रहते हैं। जैसे कि आज मैं मुंबई बाग में खड़ी हूँ, यहाँ पे आज 1 महीना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस 1 महीने में हमने बहुत चीज़ें फेस की हैं, बहुत सारे इश्यूज फेस किए हैं। मैं कुछ इश्यूज बताना चाहूँगी। पहली चीज़ है कि आप अगर देख सकते हैं तो हम ऐसे रोड पे है जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो हमारे ऊपर बीएमसी का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। बट आप ये भी देख सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट के साथ साथ बीएमसी का काम भी हो रहा है, तो वो साइमल्टेनियसली दोनों काम हो रहा है, तो वो बैलेंस हो गया। हम लोग को आज जो है पूरा 1 महीने हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह हमने 1 महीने से लगातार नॉन वायलेंस तरीके से यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट जारी रखा है, तो गवर्नमेंट जो है, सरकार, वो हमारी बातों को सुने, हमारी मांग को पूरी करे। वैसे तो उन्होंने कहा है कि एनआरसी, एनपीआर और सीए जो है वो महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो अभी कुछ दिन पहले नोटिस आया था कि जब मोदी जी से वो मिले थे तो कह रहे थे कि एनपीआर और सीए जो वो होगा, लेकिन वो अपने तरीके से उसे देखेंगे। जाहिर सी बात है, हौसला अफजाई के लिए आई हूँ, इनकी आवाज में आवाज मिलाने के लिए आई हूँ। ये मुल्क की आवाज है, ये सिर्फ औरतों की आवाज नहीं है। और दूसरी बात, इनको सलाम बोलने आई हूँ कि जो इनका हौसला है और औरतों ने जो आज अपने औरत होने का सच में सबूत दिया, औरत क्या ये बता दिया है। और इसलिए भी आई हूँ कि जो जितने सो कॉल्ड बड़े बड़े कवि थे और जो मर्द थे और जो रहनुमा थे, वो कहाँ हैं आज की डेट में। औरंगाबाद के शाहीन बाग को 50 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इस मुनासिबत से शाहीन बाग में मारूफ माहिर तालीम मुबारक कापड़ी की किताब शाहीन माएँ का इजरा अमल में आया। काबिल जिक्र बात यह है कि शाहीन बाग की माओं ने मिलकर इस किताब का इजरा किया। इस मौके पर औलाद की परवरिश और तरबियत में माओं के किरदार को उजागर किया गया और यह बताया गया कि ये किताब कैसे माओं की जहन साजी में अहम किरदार अदा करती है। इजराई तकरीब के बाद किताब की 50 कॉपियाँ शाहीन बाग को तोहफे के तौर पर दे दी गईं ताकि धरने में बैठी खवातीन इसका मुताला कर सके। ख्याल है कि मारूफ माहिर तालीम मुबारक कापड़ी की किताब शाहीन माएँ खवातीन की बेदारी में अहम किरदार अदा कर रही हैं। शाहीन माएँ ये बुक मुबारक कापड़ी ने तहरीर की है और हर जगह ये बुक शाये हो रही है। ये बच्चों की तरबियत की खातिर माओं का जो अहम रोल होता है, माँ जैसे कि बच्चों की पहली तरबियत गाह होती है, पहला मदरसा होता है, उनकी तरबियत में माँ का अहम रोल क्या होता है उसके बारे में कंप्लीट गाइड दिया गया है इस किताब में कि माँ का कैसे मिसाली वालिदैन बन सकते हैं, कैसे मिसाली माँ बन सकती है ताकि बच्चे की तरबियत बचपन से अच्छी हो और वो एक अच्छा शहरी बने, अच्छा हिंदुस्तानी बने, एक यहाँ का अच्छा मुल्क का बाशिंदा बने और खूब तरक्की करे। मालेगांव शहर के महेश नगर इलाके में 27 फरवरी की रात 2 बजे के करीब साबिक कारपोरेटर प्रोफेसर रिजवान खान के मकान पर 2 नामालूम मुसल्लह हमलावरों ने फायरिंग की। नकाबपोश हमलावरों ने करीब 10 से 15 मिनट तक मकान के चारों जानिब से 7 मरतबा गोलियां चलाई, जिसकी वजह से मकान के शीशे टूट गए हैं। हादसे की तला मिलते ही एडिशनल एसपी संदीप घगे जाय वारदात पहुंचे। शहर में 1 महीने के दरमियान ये दूसरा वाक़या है जब नामालूम मुसल्लह हमलावरों ने साबिक कारपोरेटर को निशाना बनाया। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। शहर के अंदर ये जो आज तक मालेगांव के अंदर ऐसा फायरिंग करके घर के ऊपर 9-9, 10-10 फायरिंग नहीं भी कभी। ये मालेगांव किस दिशा में जा रहा है? हम एसपी, डीवाईएसपी ये लोग आके इन्होंने वो सब चीज़ देखे, आके उन्होंने इंक्वायरी कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे के वे अंदर जो रोड पे है, जो गली में आजू बाजू, उसके अंदर हम इंक्वायरी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि घर में, शहर के अंदर पुराना माहौल रहे और शहर के अंदर पुलिस का डर रहे। ये इतनी हिम्मत के कि मैं प्रोफेसर हूँ, कारपोरेटर था, मेरी मिसेस कारपोरेटर थी, आज हमारे लिए ये हालत है तो एक आम शहरियों के लिए क्या बात होगी।
नांदेड़ जिला इंतजामिया की जानिब से रेत माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में तहसील अफसरान की एक टीम ने दरिया गोदावरी के किनारे अचानक छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान भारी मकदार में रेत की निकासी का मामला सामने आया। रेत माफियाओं की जानिब से नदी से गैर कानूनी तौर पर रेत निकाली जा रही है और इस रेत को बाजार में फरोख्त किया जा रहा है। तहसील अफसरान ने रेत माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए और इनके साजो सामान को आग लगा दी ताकि वो आइंदा इस तरह से रेत की निकासी न कर सके। जिला इंतजामिया की जानिब से की गई इस कार्रवाई से रेत माफियाओं में खलबली मच गई है और कार्रवाई की इत्तला मिलते ही बहुत से लोग फरार हो गए हैं। और अब रुख करेंगे कर्नाटक की खबरों का नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली तशद्दुद मामला, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने गुलबर्गा में एहतजाज किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफे और कपिल मिश्रा की गिरफ्तारी का किया मुतालबा। तशद्दुद को मनसूबाबंद किया करार। बेंगलुरु में मुमताज शख्सियत मौलाना शाह अबुल हसन अदीब को किया गया याद। मशरक़ के अल्लामा इकबाल के शागिर्द होने का है शर्फ हासिल। अबुल हसन ने अदा किया कर्नाटक में उर्दू ज़बान अदब के फ़रोग़ में अहम रोल। गुलबर्गा के प्राइमरी स्कूल की नन्ही तालिबात ने मोहलिया हाजरीन का दिल साइंस फेयर के मौके पर किया काबिल रश्क मुजाहरा। मुशाहिदीन ने किया ताज्जुब का इजहार। दिल्ली में हुए तशद्दुद के खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने होम मिनिस्टर अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा किया। एसडीपीआई ने इस तशद्दुद को मनसूबाबंद करार दिया। पार्टी कारकुनों ने इसके खिलाफ गुलबर्गा में जगत सर्कल पर डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने मरकज के अलावा दिल्ली सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा की फौरी गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया। इन मुजाहिरीन से बात की हमारे नुमाइंदे जवाद मीर ने। दिल्ली में तशद्दुद के खिलाफ आज एसडीपीआई ने जगत सर्कल पर एहतजाज किया। आइए बात करते हैं कि उस तशद्दुद के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं, इस तशद्दुद के लिए हुकूमत को क्या इक़दाम करना चाहिए। हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद है, उसके बाद हम उधर मर्द हज़रात से बात करें। अच्छा, किस तरह से आप किसको जिम्मेदार मानते हैं जो तशद्दुद? देखिए, मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ से बात शुरू करूंगी। आज सुबह का जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि दिल्ली कोर्ट ने, दिल्ली की हाई कोर्ट ने जब सॉलिसिटर से ये कहा कि आप इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे, जो भी बीजेपी के एमएलए एमपीज ने भड़काऊ जो भाषण दिए थे, ये उसका असर है जो आज दिल्ली और यूपी में देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने ये कह दिया कि हम सही वक्त आने पे एक्शन लेंगे। इसका मतलब है कि इनकी नीयत में अभी भी खोट है, एक्शन ना लेना। जबकि 3 दिन से दिल्ली जल रही है, जिस वक्त राइट्स जो थे वो अपनी पीक पर थे। नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर डिनर कर रहे थे, ठीक है। और अमित शाह एज ए होम मिनिस्टर, उनको खूब मालूम रहता है कि दिल्ली के कोने कोने में क्या चल रहा है। वो वहीं रहते हैं, उनकी गवर्नमेंट वहीं है, पूरा पार्लियामेंट वहीं है। ऐसा नामुमकिन है, अगर हमारी गर्दनें काट दी तो हम ये बात नहीं मानेंगे कि अमित शाह इनकार कर दे कि उनको इसकी जानकारी नहीं थी, ठीक है। और मैं पूछना ही चाहती हूँ कि हम पुलिस को तो हाय हाय कर रहे हैं, खैर पुलिस तो चूंकि उनके अंडर में, पुलिस तो अंडर प्रेशर काम कर रही है, लेकिन वो कौन सी पुलिस होती है जो बगैर पट्टी के खाली खाकी पैंट में आके सड़कों पे लोगों के साथ मारपीट कर रही है। देखिए, ये कोई हिंदू मुसलमान का राइट नहीं है। इस देश का हिंदू मुसलमान एक है, हमेशा से मोहब्बत रही है। ये राइट जो हो रहे हैं, ये लोकल पीपुल वर्सेस मोदी गवर्नमेंट है। ये एक आइडियोलॉजी की लड़ाई है, ये संविधान को बचाने और संविधान को मिटाने की लड़ाई है। ये प्रोटेस्ट और नो प्रोटेस्ट करने वालों की लड़ाई है। चलिए, ठीक है। हमारे साथ और कुछ और लोग भी मौजूद हैं। अच्छा सर, आप बताइए, जो इस तशद्दुद के लिए आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? क्या एक्शन होना चाहिए था जो आपकी नज़र में नहीं हुआ है? ये जबकि ये पूरी चीज़ें जब मीडिया के अंदर और आईबीएस के ज़रिए से रिपोर्ट हो रही थी, होम मिनिस्टर के नोटिस में थी, तब भी ये एक्शन नहीं लिया गया।
जबकि मालूम हो रहा था कि कपिल मिश्रा ने इस तरह के भड़काऊ भाषण दे करके माहौल को ख़राब करने के लिए और खुला ये कहता है कि ट्रंप के जाने तक अगर हटा लिया जाए तो ठीक है, नहीं तो हम उठाने के हम किस तरह से उठाएंगे, हमारी ताकत का हम बल का इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये कि स्पॉन्सर्ड था ये सब पीसफुल प्रोटेस्टर्स को हटाने के लिए। भारत की जो एकता आ चुकी थी, ये भारत के अंदर भाईचारा पैदा हो रहा था, इनको डर लगा कि ये फैसिज्म आज ख़त्म होने को है और भारत फिर जिंदा होने को है, संविधान आगे जीतने को है, तो इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। हाईकोर्ट को इंटरवेन करके दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी समझाने का जो मौका आया है, ये सबसे शर्मनाक डेमोक्रेसी में आज 70 साल के बाद ये वाक़या हमारे सामने आया है। चलिए, ये थी SDP के कारकुनान जिनका कहना था कि फ़ौज ही इसका वाहिद ज़रिया है और ये जो दिल्ली में फसादात हैं उसको मनसूबाबंद करार दे रहे हैं और होम मिनिस्टर अमित शाह का मुतालबा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू, गुलबर्गा, जवाद मीर। मुल्क के दस्तूर की हिफाजत हर शख्स की जिम्मेदारी है। CAA न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर मज़ाहिब के लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। बेंगलुरु के अल अमीन कॉलेज में मुनक्कदा कौमी सेमिनार में इन ख्यालात का इजहार किया गया। बेंगलुरु के अल अमीन लॉ कॉलेज में दस्तूरी हिंद और बदलते हुए हालात के मौजू पर कौमी सेमिनार मुनक्किद हुआ। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस वेंकट गोपाल गौड़ा ने सेमिनार का इफ्तिताह किया। गोपाल गौड़ा ने CAA यानी शहरियत तरमीमी कानून पर कई सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि मुल्क का दस्तूर मजहब की बुनियाद पर कानून बनाने की इजाजत नहीं देता। CAA से न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर मजाहिब के लोगों को भी धक्का पहुंच सकता है। कर्नाटक लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ईश्वर भट्ट ने कहा कि समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए दस्तूर में तब्दीलियां और तरमीमात होती रही हैं। These 3 countries in Sri Lanka and Myanmar, Rohingyas, Nepal, Bhutan, Tibet, the Buddhists are all minority of people who have migrated to India. There are number of people they have been excluded. Not necessarily the Islamic religion people will be affected by way of the amendment to Section 2, that is Citizenship Amendment Act. They are not going, not only the religion, minority religion, other religion people are going to be affected. This my statement, apart from the statement that on the basis of religion no law can be made. Some of the changes that are required to meet the requirements of the society will have to be accommodated. Why 103 constitutional amendments? Now suppose you say that constitution is unchangeable. There is no compromise about the supremacy of the constitution. It should remain as it is, etc. Then it may not be appropriate. अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के सेक्रेटरी डॉक्टर सुभान शरीफ ने कहा कि मुल्क के दस्तूर की हिफाजत होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन है जो दस्तूर है हमारा, जो जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, तो ये दस्तूर इसकी हिफाजत होना चाहिए। तो इस सिलसिले में सारा दिन ये नेशनल सेमिनार के ज़रिए बहस होगी। इस एक रोज़ा कौमी सेमिनार में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के कानूनदानों ने शिरकत की और दस्तूर हिंद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। आपने कई बड़े बड़े स्कूलों के बड़े बड़े साइंस फेयर देखे होंगे। इस बार हम आपको एक छोटे से स्कूल का एक छोटा सा साइंस फेयर दिखाते हैं, जिसे देखकर आप भी कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। यहाँ एस्ट्रोनॉट्स हैं, यहाँ इसरो का रॉकेट है, यहाँ कोरोना वायरस का मॉडल है, यहाँ सोलार सिस्टम भी है। ये नज़ारा किसी कॉर्पोरेट स्कूल का नहीं बल्कि गुलबर्गा के एक प्राइमरी स्कूल तैयबात इस्लामिक गर्ल्स स्कूल का है। 10 बरस से भी कम उम्र के बच्चों ने यहाँ अपनी सलाहियतों को ऐसे पेश किया कि आप खुद अपने दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। Coronavirus are types of viruses that typically affect the respiratory tract of mammals, including humans. They are associated with the common cold, pneumonia, and severe acute respiratory syndrome (SARS), and can also affect the gut. Astronaut underwear. A one piece of suit with small water-carrying tubes is helped to keep them cool. A safe journey. Astronaut carries safety equipment in case of emergency. कहा जाता है कि उम्र के साथ सलाहियतों में भी इजाफा होता है, लेकिन ये छोटे बच्चे बड़े बड़ों को पीछे छोड़ते नजर आ रहे हैं। Our topic is heart.
The heart is a muscular organ in most animals which pumps blood through the blood vessels of the circulatory system. Blood provides the body with oxygen and nutrients as well as assisting in the removal of metabolic waste. In humans, the heart is located between the lungs in the middle compartment of the chest. Escape velocity. Escape velocity is the minimum speed needed for a free non-propelled object. Escape from the gravitational influence of massive body. It is the slower and farther away from the body. Solar system. Early people thought that the sun, moon, planets and stars revolved around them. In the 16th century, astronomer Nicolaus Copernicus developed a model of the solar system with the sun at its center. He proved that the Earth and other planets revolve around the sun. इस साइंस नुमाइश का मुशाहदा करने आए माहिरीन भी इन बच्चों की सलाहियतों का एतराफ किए बगैर नहीं रह सके, ताज्जुब करते नजर आए। खास बात मेरे को यहाँ पे ये लगी, दो चीज़ें हट के लगे। एक तो ये सारे जो बच्चे कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन, ये इनोवेटिव टॉपिक्स हैं। एस्ट्रोनॉट है, कोरोना वायरस है, या फिर रियल हर्ट देखा मैं वहाँ पे, सम एनिमल का बच्ची वेंट्रिकल्स वगैरह बता रही है, पेस मेकर लोकेशन वगैरह। तो सारे एक्सपेरिमेंट जो है दे आर यूनिक एंड जो हट के हैं, इट्स नॉट लाइक हर जगह रिपीट हो रही, वो है यूनिक वन चीज़। दूसरी चीज़ ये है, वहाँ पे एबैकस का डेमोन्स्ट्रेशन देखा मैं, और मैं 5 मिनट था तो शायद मैं एबैकस में एक्सपर्ट बन जाता था। That framework is called design thinking framework. The framework involves learn, imagine, explore and share. It is basically to ignite the thinking capabilities of the students. जब वो बच्चे सोचना शुरू करेंगे तभी वो बच्चे काम करना शुरू करेंगे। उनकी सोचने की सलाहियतों को जो है हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दोनों चीज़ों में काम में आते हैं, चाहे दुनिया में हो, दीन में हो, क्योंकि जब बच्चा सोचेगा तो उसको अच्छे और बुरे का फ़र्क मालूम होगा। इन बच्चों की सलाहियतों को देखकर ये कहा जा सकता है कि मोहल्लों में कायम छोटे स्कूलों में भी अगर मेहनत की जाए तो बेहतर नतायज सामने आ सकते हैं। मोहल्लों में मौजूद स्कूलों में भी महदूद वसाइल के बावजूद मेयार तालीम को ऊंचा किया जा सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। रियासत कर्नाटक की मुमताज़ अदबी शख्सियत मौलाना शाह अबुल हसन अदीब को बेंगलुरु में याद किया गया। शहर के दारुस्सलाम में कन्नड़ा और उर्दू तालीमी तरक्की तंजीम के तहत सेमिनार और मुशायरा मुनक्किद हुआ। मौलाना शाह अबुल हसन अदीब कर्नाटक की वाहिद ऐसी शख्सियत थी जिन्हें शायर मशरक़ अल्लामा इक़बाल के शागिर्द होने का शर्फ हासिल था। आपको लार शहर से लाहौर गए और वहाँ MA की तालीम हासिल की। लाहौर से लौटने के बाद कर्नाटक में उर्दू ज़बान अदब के फ़रोग़ में अहम रोल अदा किया। सेमिनार में मकाला निगारों ने शाह अबुल हसन अदीब और चंद दीगर अदीबों की खिदमात पर रोशनी डाली। तकरीब में मुंतखब असातिज़ा को एजाज़ से नवाजा गया। अंग्रेज़ी के साथ उर्दू की तालीम को आम करने वाले सेंट फ्रेज़र हाई स्कूल को बेस्ट स्कूल अवार्ड से नवाजा गया। अल्लामा इकबाल का शागिर्द रहा हो डायरेक्ट इन द क्लास। लाहौर ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में जिस ज़माने में अल्लामा इकबाल वहाँ लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे, उस वक्त शाह अबुल हसन अदीब MA करने के लिए कोलार से लाहौर गए थे और अल्लामा इकबाल ने जो सर्टिफिकेट अपने हाथ से लिखा है, ये लिखा है कि कर्नाटक से आने वाला ये तालिब इल्म जिस पर मुझे फ़ख्र है और ये उम्मीद करता हूँ मैं कि वो हर अदबी मैदान में जो है बहुत आगे जाएगा। उन्होंने न सिर्फ उर्दू ज़बान में, फ़ारसी ज़बान में, बल्कि अरबी ज़बान में भी शायरी की। सिर्फ गज़ल ही नहीं लिखी, मसनवियाँ भी लिखी, क़सीदे भी लिखे, मंजूमात भी लिखे, क़वायद पर जोर दिया। वो माहिर अरूज़ व बलागत है। जवाहिरुल बलागत नामी एक किताब बलागत पर बेहतरीन किताब लिखी। अदीब साहब ने बच्चों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी और एक क़ायदा जवाहिर उर्दू के नाम से जिसमें अलामत फ़ाइल ने के इस्तेमाल के क़वायद पूरे तफसील से लिखे हैं 1910 में शाये किया। शाह अबुल हसन अदीब के बड़े फर्जंद जिन पर मैंने मकाला पे अपना पेश किया वो वाकई सही मानों में एक नेक इंसान भी थे और एक अच्छे शायर, एक अच्छे शरह नवीस, एक नक्काद, एक तबसरा निगार और क़वायद निगार थे। हुकूमत कर्नाटक की तरफ से एक किताब शाये हुई थी, उसका नाम नूर वर्षा नूर मुका। उसमें मेरे दादा साहब का 5वां नंबर पर उनका नाम आता है। वो दादा साहब
कर्नाटक के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मशहूर शायर रह चुके हैं। पुराने शख्सियात हैं जो चाहे वो आज़ादी के क्यों ना हो, चाहे वो आज़ादी के बाद की क्यों ना हो, और अदीब क्यों ना हो, चाहे शायर क्यों ना हो, इन